स्वागत है बच्चों। अम, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनफैक्ट एक नया चैप्टर ही स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन को। ऑर्गेनिक सीखने टाइम या केमिस्ट्री सीखने टाइम हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये जो जेई सिलेबस है या नीट सिलेबस है, ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी बड़ा है। और हमें पेशेंसफुली धीरे धीरे एक एक टॉपिक को, एक एक कंसेप्ट को धीरे धीरे करके जमा करना है। और जब हम एक बार सारे टॉपिक्स को, सारे कंसेप्ट्स को एक बार पढ़ लेंगे तो उन्हें क्विक सक्सेसिव रिविजन्स के थ्रू हमेशा के लिए याद रखना है। और पढ़ते समय बिल्कुल भी ऊबना नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे रिलेशंस, छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मिलाकर ही आपका पूरा सिलेबस कवर होगा। और पूरे इंतु के साथ, पूरे जोश के साथ आपको ये पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। सारा इंफॉर्मेशन और सारा कंसेप्ट को कलेक्ट करना है, उसका एक नोट्स बनाना है जिससे आपको क्विक रिवीजन में आसानी हो। तो होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्केन्स, ऐसे तो एल्केन्स काफी अनरिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, तो इनके रिएक्शंस भी काफी कम होते हैं। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स डेड एंड पॉइंट कहलाते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी कन्वर्जन में, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स में एल्केन को बिल्कुल लास्ट में रखा जाता है। और यूजुअली हम एल्केन से दूसरे कंपाउंड्स को नहीं बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एल्केन। The general formula of alkane is CnH2n plus 2. The main sources are petroleum, natural gas, and coal. Alkanes are also known as paraffins due to their less activity or almost inertness. In alkane, CC bond length is 1.4 angstrom and that of CH bond is 1.11 angstrom. In them, CC bond energy is 80 kilocalorie per mole and CH bond is 97 kilocalorie per mole. From this data, we can conclude that CC bond having greater bond length and lesser bond energy, and CH bond have a lesser bond length and greater bond energy. So let's see CC bond length and CH bond length in pictorial diagram. And alkanes are non-polar in nature. Alkanes show chain, position, and conformational isomerism. The method of preparations by Wurtz reaction. Here, alkyl halide is treated with sodium metal in presence of dry ether to give alkane. In place of sodium, finally divided silver, copper can also reuse. Here, we take dry ether as wet ether gives rise of formation of alcohol. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि Rx is our alkyl halide. इसे हम सोडियम के साथ दूसरे अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं और यहाँ पर ड्राई ईथर होता है। तो ये बोला गया है कि Rx में अगर वेट ईथर डालें, वेट ईथर मतलब वाटर अगर रहे, तो इट विल लीड टू मेक अल्कोहल्स। इसलिए वेट ईथर नहीं डालते हैं, ड्राई ईथर डालते हैं। तो यहाँ पर जो ये R ग्रुप है और ये R ग्रुप है, ये आपस में कंबाइंड हो जाता है और यहाँ पर R एक डाइमर टाइप का मॉलिक्यूल बनता है।
If R is CH3, the product will be C2H6, the dimer of CH3, and R is C2H5, then product is C4H10. If R is only one alkane in formed, but if R is different, their alkanes are formed. 3 alkanes are formed. अगर हम लोगों ने 2 R लिया है तो इससे 3 alkane फॉर्म हो सकता है R R के कॉम्बिनेशन से, R डैश R डैश के कॉम्बिनेशन से और R R डैश के कॉम्बिनेशन से. For example, we are taking these two different alkyl halides in presence of dry ether. So 1, 2 and 3 compounds here. Again, this is another example which is very easy to analyze all the 3 products. Here we have an example where instead of 2 different alkyl halide, we are taking a alkyl halide, 2 sides of alkyl halide in an intramolecular Wurtz reaction. तो इसमें जो Br और Cl है वो 2 Na के साथ एक NaBr और एक NaCl बनकर अलग हो जाएगा और ये कार्बन यहाँ पर ऐड होकर इस तरीके से ये इंट्रामोलिकुलर साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा. फर्दर अगर इस रिएक्शन के लिमिटेशंस की बात करें तो दिस रिएक्शन can be used only when alkyl halides used are primary and secondary. As increase of tertiary halide elimination occurs to give alkene. Here disproportion may also occur due to alkene, due to which the amount of alkene is decreased. Amount of alkane is decreased. If we will take instead of this primary alkyl halide, if we will take सेकेंडरी और टर्सरी, तो हमें पता है कि सेकेंडरी और टर्सरी में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन धीरे धीरे ज्यादा प्रिडोमिनेंट होता जाता है. तो बेटर है कि प्राइमरी यूज करें इस रिएक्शन के लिए. सेकेंडरी भी कुछ हद तक ये रिएक्शन प्रोसीड करा सकता है, लेकिन टर्सरी में ये रिएक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि टर्सरी में फिर वहां एलिमिनेशन होकर एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बनता है. Next method is Frankland reaction. Here the alkyl halide is treated with zinc dust in a closed tube to prepare alkanes and rest is just like in Wurtz reaction. यहाँ पर Wurtz reaction में हम लोग Na यूज कर रहे थे और 2 moles of Na यूज कर रहे थे क्योंकि उसकी वैलेंसी 1 थी, और यहाँ पर हमने Z यूज किया है, Zn यूज किया है जिसकी वैलेंसी 2 है, तो एक ही मोल Zn से ये R और R की कपलिंग हो जा रही है यहाँ पर. नेक्स्ट रिएक्शन इज कोरेहाउस सिंथेसिस. कोरेहाउस सिंथेसिस बहुत ही यूजफुल रिएक्शन है और विदाउट एनी रीअरेंजमेंट इसे अगर हमें एक लार्जर एल्केन ग्रुप बनाना हो, R के साथ R डैश या R जोड़ना हो, तो ये काफी इफेक्टिव रिएक्शन है, इफेक्टिव मेथड है. यहाँ पर हम एल्काइल हैलाइड को लिथियम से रिएक्शन करा के RLi बनाते हैं और उसमें फिर CuLi डालकर R2CuLi एक गिलमैन रिएजेंट बनाते हैं. ये R2CuLi जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर R और एक यहाँ पर R, जिसे हम लोग गिलमैन रिएजेंट कहते हैं, गिलमैन रिएजेंट. और इस गिलमैन रिएजेंट का रिएक्शन एक दूसरे एल्काइल हैलाइड से कराते हैं. यहाँ पर हम RX भी यूज कर सकते हैं या R-X भी यूज कर सकते हैं. सेम एल्काइल हैलाइड जो इस ग्रुप से है वो भी ले सकते हैं या दूसरा भी ले सकते हैं. तो ये कपलिंग के साथ यहाँ पर RR या R-R' हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है, यहाँ पर कॉपर पर चूंकि डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा प्लस होता है तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा नेगेटिव आएगा. इस वजह से ये जो R माइनस ग्रुप है ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का भी होता है
बेसिक नेचर होने के वजह से अगर यहाँ पर आर डैश एक्स जो हम लोगों ने लिया है या यहाँ पर जो आर एक्स लिया है, अगर ये प्योरली प्राइमरी ना हो तो इसके बेसिक नेचर के वजह से यहाँ पर एलिमिनेशन प्रिडोमिनेंट होगा या फिर वो SN1 पाथ को जाएगा, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि ये प्योरली SN2 पाथ को फॉलो करना चाहिए। इस वजह से जो यहाँ पर RX है ये प्राइमरी होना चाहिए। जो RX यहाँ पर अल्काइल हैलाइड यूज किया जा रहा है वो प्राइमरी होना चाहिए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये एक एल्काइल ब्रोमाइड है, इसे LiCuLi के साथ CuI के साथ रिएक्शन करके ये हम लोगों ने गिलमैन रिएजेंट बनाया है, गिलमैन रिएजेंट बनाया है। और अब इस गिलमैन रिएजेंट का रिएक्शन दो तरीके से मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड से कराया गया है। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये गिलमैन के तरफ से है और ये अल्काइल हैलाइड की तरफ से है। यहाँ पर देखें तो ये गिलमैन की तरफ से है और ये ग्रुप मेरा अल्काइल हैलाइड से C2H5 से आया है। तो ये कपलिंग काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका अब डिफरेंट कंडीशंस में इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो विनाइलिक पोजीशन पे भी अगर Br हो तो भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर आपका कपलिंग होता है। जो ये अल्काइल हैलाइड से आया है ये पार्ट, और CH3CH2 जो है ये हमारा ये पार्ट, ये गिलमैन रिएजेंट का पार्ट है, ये गिलमैन रिएजेंट का पार्ट है और ये इस इधर का पार्ट अल्काइल हैलाइड का पार्ट है। तो यहाँ पर कपलिंग पॉसिबल है। अगर यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो जो C डबल बॉन्ड C के साथ अगर Br है तो इस पोजीशन को हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, इस पोजीशन को हम विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। और विनाइलिक कार्बन पर ना तो SN2 पॉसिबल है ना तो SN1 पॉसिबल है। सो नो सब्स्टिट्यूशन एट ऑल। लेकिन गिलमैन के मेथड से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके एक एल्काइल ग्रुप को यहाँ पर लगा सकते हैं, जो यहाँ जो इस गिलमैन रिएजेंट से R ग्रुप आया है वो यहाँ पर हम लोगों ने लगाया है। तो ये सिर्फ गिलमैन रिएजेंट में ही पॉसिबल था कि विनाइलिक पोजीशन पे हम लोग एल्काइल ग्रुप को लाकर सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। अदरवाइज विनाइलिक पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ना तो SN1 से ना तो SN2 मेथड्स से। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है वो है बेंजाइल। विनाइल के तरह से बेंजाइल नहीं, ये एराइल ग्रुप है। बेंजाइल और एराइल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर यहाँ पर एक कार्बन है और इससे कोई ग्रुप अटैच्ड है तो ये बेंजाइल होता है, लेकिन अगर बेंजीन ग्रुप से डायरेक्टली कोई ग्रुप अटैच्ड है तो ये एराइल ग्रुप होता है। फर्स्ट वन इज बेंजाइल ग्रुप and this one is aryl group. So arylic group is very similar to the vinylic group क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होगा। ये पहले हम लोगों ने देखा है दूसरे स्ट्रक्चर्स में, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन विनाइलिक कार्बन होगा। तो यहाँ पर भी एराइलिक ग्रुप में भी अगर हम बात करें एराइलिक ग्रुप में भी तो विनाइल के जैसी ही प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पर भी अगर हम एल्काइल हैलाइड लें तो ये ना तो SN1 रिएक्शन जाएगा, नो SN1, और ना ही ये SN2 रिएक्शन जाएगा। इसका कंक्लूजन ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं करता है, ना तो SN1 ना तो SN2। लेकिन यहाँ पर भी गिलमैन रिएजेंट को अगर हम लोगों ने यूज किया है तो यहाँ पर जो I ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूट होकर CH3 ग्रुप आ गया है। तो ये भी पॉसिबल था सिर्फ गिलमैन रिएजेंट से। तो ये जो स्टेटमेंट है, गिलमैन रिएजेंट कैन इवन रिप्लेस हैलोजेंस इन कंपाउंड्स दैट कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप्स। अभी इसे देखा जाए
तो यहाँ पर एक जो ब्रोमीन ग्रुप है और इसके साथ एक अदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन वाला ग्रुप अटैच्ड है, कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है, इससे भी इस गिलमैन रिएजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर हमारा सब्स्टिट्यूशन होकर ये CH3 इस एल्काइल ग्रुप से यहाँ पर आ जा रहा है। फर्दर एक एग्जांपल है, यहाँ ये एलाइलिक पोजीशन है और एलाइलिक पोजीशन पर जनरली SN2 रिएक्शंस नहीं होते हैं, SN1 रिएक्शन होते हैं, लेकिन गिलमैन रिएजेंट के साथ ये SN2 रिएक्शंस में गया है और आपका ये प्रोडक्ट जो है यहाँ से ये वाला एल्काइल ग्रुप इस पोजीशन पर ऐड हो जा रहा है, जिससे कि ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। ये काफी कॉमन मेथड है डीकार्बोजाइलेशन ऑफ फैटी एसिड्स। इसमें हम लोग जो सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं, जिससे कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और इसे फ्यूज कराने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फर्दर वो NaOH से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में आता है। तो ये मीथेन बनाने का लेबोरेटरी मेथड भी है, लैब मेथड, जिसमें हम लोग सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम से रिएक्शन कराते हैं तो हमें मीथेन गैस मिलता है। फर्दर अगर बात करें तो कोल्ब सिंथेसिस में 2 मोल्स ऑफ RCONA का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिससे एनोड पर R और R कपल्ड होकर हमें मिलता है, CO2 गैस निकलता है और कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन गैस मिलता है। कोल्ब सिंथेसिस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सोडियम एसीटेट के 2 मोल को लिया गया है, जिससे इथेन मिला है हमें ये एनोड पर, और कैथोड पर हमें इधर का ग्रुप मिला है। अभी इसका इलेक्ट्रोलाइसिस अगर डिफरेंट टाइप के 2 कंपाउंड्स ले लें, यहाँ सोडियम एसीटेट है, यहाँ पर प्रोपिनोएट है, तो इसका कपलिंग जो होगा वो फिर इसके 2 मोल के कपलिंग से ये बनेगा, इसके 2 मोल के कपलिंग से ये मिलेगा और क्रॉस्ड कपलिंग से ये बनेगा। Here pH increase during the reaction as strong bases are formed. If 2 different acid salts are used, a mixture of 3 alkene will be formed. जो हम लोगों ने इस example में देखा है, mixture of 3 alkene, 1, 2 and 3 alkene is formed if 2 different salts are used. It involves both ionic as well as free radical mechanism. अभी ये ionic mechanism और free radical mechanism हम लोग आगे देखेंगे। CH4 cannot be prepared by using this method, क्योंकि इसमें coupling हो रहा है तो एक कार्बन तो होगा नहीं, at least 2 कार्बन्स इस मेथड से बनेंगे, तो CH4 इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। Here ester is also formed by as a byproduct, क्योंकि यहाँ पर ये R फ्री रेडिकल RCO फ्री रेडिकल से कपल होकर एक ईस्टर भी फॉर्म कर सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म अभी हम लोग देखने वाले हैं, तो इसके लिए अभी वरीड बिल्कुल नहीं होना है। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको रिड्यूस कर हम एल्केन बनाते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो यूजिंग HI फास्फोरस एट अ टेम्परेचर अराउंड 150 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर जब हम अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं HI से तो हमें एल्केन मिलता है। ये यहाँ पर हमें एक एल्केन मिला है अल्कोहल से। नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्डिहाइड। सो एल्डिहाइड का भी इसी तरीके से सिमिलर रिएक्शन पॉसिबल है और यहाँ पर भी हमें एल्केन मिला है। इसके जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से रिलीज होकर और ये यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, दोनों साइड से ये 2 डबल बॉन्ड टूट जाता है और दोनों साइड से 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच्ड होकर CH3 बन जाता है।
फिर बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन भी सिमिलरली, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पर RCH3 हमारा बनता है। कुछ ये एग्जाम्पल कीटोन का है। यहाँ पर ए ग्रुप की जगह पर Cl ग्रुप भी लिया जा सकता है, NH3 ग्रुप भी लिया जा सकता है। तो अगर Cl ग्रुप लें तो ये एसिड क्लोराइड होगा, और NH3 ग्रुप लें तो एमाइड होगा, और ये दोनों रिड्यूस होकर RCH3 ग्रुप देता है। सिमिलरली जिस तरीके से ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वोल्फ-किर्चner रिडक्शन। Here the carbonyl compound are reduced into alkane by hydrazine and base. Bases are soda lime, for example C2H5ONA etc. as follows. तो यहाँ पर देखा जाए तो ये CO जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है या कीटोन ग्रुप हो सकता है, और इसे हम हाइड्राजीन NH2 से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो सिंपल इसका जो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्राजीन मीन्स NH2 और इसके साथ एक बेस यूज किया जाता है, जनरली वी सेड OH-। तो बेस यूज करने से ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा रिड्यूस होकर यहाँ पर CH2 ग्रुप हमारा 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये एल्डिहाइड या कीटोन को डायरेक्ट एल्केन में कन्वर्ट करने का मेथड है। इस मेथड में ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के साथ कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इस बेस से रिएक्शन करें, मतलब अगर यहाँ पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है किसी भी तरीके से, अगर यहाँ पर एक एसिडिक हाइड्रोजन है और उस एसिडिक हाइड्रोजन के लिए वी कैन टेक अ ग्रुप लाइक COH। तो इसका अगर हम हाइड्राजीन और बेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है इस ग्रुप का, वो इससे इंटरेक्ट करता है और आपका एल्केन नहीं मिलता है। सो दिस इज नॉट अ प्रेफरेबल मेथड टू मेक एल्केन हियर, नो एल्केन। तो हमें ये बात ध्यान देनी चाहिए कि अगर एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप जिसे हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं उसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो। एक दूसरा एग्जांपल भी यहाँ पर लिया जा सकता है। अगर यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप हो और बेंजीन ग्रुप में हम OH डाल दें, फिनॉल बना दें, तो फिनॉल का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, तो उसे भी हम देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर फिनॉल ग्रुप है, OH ग्रुप है, यहाँ पर H है, इसे भी अगर हम हाइड्रोजन और बेस से रिड्यूस करना चाहते हैं बाय वोल्फ-किर्चner रिडक्शन मेथड, वोल्फ-किर्चner रिडक्शन, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर एल्केन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है, और जो वोल्फ-किर्चner रिडक्शन में हम हाइड्रोजन और बेस ले रहे हैं, NH2 और बेस ले रहे हैं, ये बेस से यहाँ पर इसका रिएक्शन होगा डायरेक्टली, और फिर हमें ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो हमारा डिजायर्ड एल्केन का प्रोडक्ट है। तो इसे नोट करना है अभी आपको। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें इस रिएक्शन का, तो इस तरीके से है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन और बेस डालते हैं वोल्फ-किर्चner रिडक्शन से, यहाँ पर NH2 और बेस OH-, तो इसे फर्स्ट और सेकेंड इस तरीके से डाला जाता है। एक ही बार सॉल्यूशन मिक्सचर में हाइड्रोजन और बेस नहीं डाला जाता है, एक एक करके डाला जाता है, जो यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये पहले हाइड्राजोन बनता है, फिर ये बेस डालने से N2 रिलीज होकर CH2 बनता है। ये सारे रिएक्शन हम आगे भी देखेंगे जब एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, तो वहां पर और अच्छे से इसे देखेंगे। यहाँ पर एक ग्रुप है और इसे हमें रिड्यूस करना है, तो ये वाला जो कार्बन एटम था ये यहाँ पर रिड्यूस हो गया, और यहाँ पर हम लोगों ने वोल्फ-किर्चner मेथड के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन और बेस यूज किया है। अब इस
जो वुल्फ किशनर मेथड था, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन था कि जो भी कंपाउंड को हम रिड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई एसिडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेस लिया गया है। तो इसे दूर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है, जिसे हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन में इसे ZnHg और HCl से रिएक्शन कराया जाता है। यहाँ पर एसिड ही लिया गया है। तो अगर इस टाइप का भी कंपाउंड हो हमारे पास, COH और यहाँ पर फिनॉल भी हो, तो इसे भी हम इससे रिड्यूस करा सकते हैं ZnHg और HCl डालकर। क्योंकि यहाँ बेस है नहीं, तो ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा, और उस कंडीशन में भी इसे यूज किया जा सकता है बेहतर तरीके से। तो ये यहाँ पर हमारा CH3 ग्रुप रिड्यूस होकर हो जाएगा। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है। तो जो वोल्फ किस्नर का रिस्ट्रिक्शन था, वो क्लेमेंसन में दूर हो गया। लेकिन क्लेमेंसन में अपना एक रिस्ट्रिक्शन है। अपना एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि चूंकि यहाँ एसिड यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर किसी बेसिक ग्रुप को यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर कोई एक दूसरा बेसिक ग्रुप अटैच्ड है NH2, और आप यहाँ पर चाह रहे हैं क्लेमेंसन कराना, तो इसमें जो प्रेजेंट HCl है वो डायरेक्ट इससे रिएक्शन करेगा और आपका एल्केन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमें यहाँ पर वोल्फ किस्नर कराना होगा, और हमें हाइड्राजीन और बेस यूज करना पड़ेगा। तो इस दोनों मेथड में हमें पिक करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड हमें लेना है, क्योंकि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप को रिड्यूस करता है। इन जनरल दोनों कहीं भी काम आ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरफेयरिंग ग्रुप, जैसे यहाँ एसिडिक ग्रुप यहाँ है और बेसिक ग्रुप यहाँ है, तो उस समय ध्यान देना होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये CH3 बन जाएगा और NH2 उसी तरीके से रह जाएगा। तो यहाँ पे हमने, चूंकि ये बेसिक ग्रुप था, तो यहाँ पर बेस लिया। ये एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ पर हमने एसिड लिया। इंटरमिक्स करने से फिर वो एसिड बेस रिएक्शन में चला जाएगा और वो रिएक्शन फास्टर होगा, इसलिए एल्केन नहीं मिलेगा। तो अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लें क्लेमेंसन रिडक्शन की। आप इसे नोट कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो कुछ एग्जांपल्स देखें क्लेमेंसन की। तो ये AlCl3 से यहाँ फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया गया है। ये हम आगे सीखेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया गया है इस स्टेज पर, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बना, और इसे ZnCl से रिड्यूस करके इस कार्बन को रिड्यूस किया गया है, और यहाँ पे 2 H और H ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड हैं। इस कंपाउंड को इंडेन नाम दिया गया है। फर्दर कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। ZnHg और SOCl2 डाला गया है, इससे ये कंपाउंड यहाँ पर OH, ZnHg से ये रिड्यूस हो गया हमारा, और SOCl2 डाला गया है, तो ये OH Cl में कन्वर्ट हो गया। और फिर यहाँ पे फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराया गया है। तो फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन से ये यहाँ पर ज्वाइंट होकर बेंजीन ग्रुप के साथ ये हमारा ये कंपाउंड बनाया। फर्दर इसे ZnHg से रिड्यूस कराकर ये बनाया गया, और Se डालकर इसे हीट किया गया, तो ये फिर यहाँ पर एरोमेटाइजेशन हो जा रहा है, जिससे हमें नेफ्थलीन मिला है। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है, जिसे एग्जाम में यूज किया जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज Sabater and Sanderson reaction. Here the catalyst used are Rene-nickel alloy of nickel and aluminium, PD, Adams catalyst, which is called actually, and the temperature range is around 200 to 300 degrees centigrade. It is a syn addition reaction. अब ये सिन और एंटी एडिशन क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है। सिन एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन क्या होता है, तो जब हम एल्कीन चैप्टर पढ़ेंगे, अभी हम एल्केन पढ़ रहे हैं, इसके बाद एल्कीन चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पर सिन और एंटी एडिशन को हम और अच्छे से डिटेल में बताएंगे। अभी देखते हैं ये एग्जाम्पल क्या कहता है। तो ये एग्जाम्पल कहता है कि ये एक ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, जिसे हम एल्काइन कहते हैं।
एल्काइन कहते हैं, और इस एल्काइन को H2Ni डालने से 2H सेम साइड आया, फिर से H2 डालने से ये 2H भी सेम साइड, तो इसीलिए इसे सिन हाइड्रोजाइलेशन कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स यहाँ पर देखें तो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर H छुपा हुआ है, तो इसका जो इस कम ब्रेक होकर यहाँ पर और यहाँ पर जो 2H जुड़े हैं वो जुड़कर ये डबल बॉन्ड हट जा रहा है यहाँ से, और प्रोडक्ट हमारा सिन जिस तरीके से है उसी तरीके से रहता है। यहाँ पर देखिए ये सिस प्रोडक्ट है और ये ट्रांस प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये ट्रांस का ट्रांस ही रहा, जिसकी वजह से इसे हम सिन हाइड्रोजाइलेशन बोलते हैं। हालांकि अभी सिस ट्रांस तो कुछ क्लियर है नहीं, ये तो डबल बॉन्ड यहाँ पर है नहीं, तो सिस ट्रांस इसमें है नहीं, लेकिन ये जस्ट दिखाने के लिए कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसी तरीके का स्ट्रक्चर रह गया है, और यहाँ पर एच एच जुड़ गया है और ये डबल बॉन्ड यहाँ से हट गया है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इस एग्जाम्पल में देखें जो ये एल्कीन ग्रुप है, यहाँ पर D2Ni डालकर यहाँ पर D ग्रुप को जोड़ा गया है, CH2D ग्रुप को जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 2 डायस्ट्रीमर्स इसके बने हैं, एक D इसमें जुड़ा है, एक D इसमें जुड़ा है। तो जो ये वाला कार्बन है वो यहाँ पर है और ये वाला कार्बन यहाँ पर है। अब ये डायस्ट्रीमर्स कैसे बन रहा है ये भी आगे हम लोग देखेंगे जब एल्कीन्स के रिएक्शंस देखेंगे। From the reduction of Rx, here the reducing agent is mainly ZnNaOH or HCl or ZnCu acid, Na alcohol. For example, Rx alkyl halide is reduced to alkane actually. So alkyl halide is reduced to alkane, and these are 3 examples where different reagents has been used. Next example is by decomposition of the Grignard reagent. So the Grignard reagent is again organometallic compound RMgX. अभी हम लोगों ने RCuLi देखा था, R2CuLi देखा था, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड था जिसे हम लोग गिलमैन रिएजेंट नाम दिया था। अभी ये RMgX है और ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मेटल जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, तो उससे जुड़े जो 2 कार्बन होते हैं वो नेगेटिव नेचर के होते हैं, डेल्टा प्लस, और ये दोनों यहाँ पर डेल्टा प्लस और R डेल्टा माइनस। तो इस तरीके से अगर इस किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कि कुछ ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराया जाए जहां पर A प्लस और B माइनस हो, तो ये R माइनस A प्लस, तो प्लस वाला माइनस को और माइनस वाला प्लस को अटैच्ड होकर ये RA प्लस MgBx इस टाइप का कंपाउंड आपका फॉर्म होगा। तो ये ऑलमोस्ट ग्रिग्नार्ड एजेंट के लिए यूनिवर्सल काइंड ऑफ रिएक्शन हो जाता है, जिसे इजीली हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अभी एक एग्जाम्पल इसका देखा जाए तो पहले इसे क्लियर करते हैं हम। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एनी कंपाउंड विद एन एक्टिव हाइड्रोजन एटम लाइक दिस गिव्स रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब देखें यहाँ पर जो मैंने बताया आपको वो याद करिए आप। तो H प्लस एंड OH माइनस ये है, ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, तो प्लस वाला गया माइनस पे, माइनस वाला जाएगा प्लस पे, तो यहाँ RH और MgXOH फॉर्म होगा, तो ये हमारा एल्केन बन गया। दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में HOH के बदले अल्कोहल लिया गया है, तो यहाँ पर होता है C2H5O- एंड H+, तो
ये जो मेरा नेगेटिव ग्रुप है ये पॉजिटिव ग्रुप है, तो पॉजिटिव पार्ट विल गो ऑन दिस एंड नेगेटिव पार्ट विल कम ऑन दिस। सो MgBr के साथ हमारा Mg में OC2H5 जुड़ गया और CH3 के साथ CH4 जुड़ गया, तो मीथेन बन गया। अब बात करते हैं एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल स्टेट की। तो C1 से C4 जो एल्केन हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस हैं ड्यू टू वीक फोर्सेस। C5 to C17 are also colorless orderless but these are now liquid। जो C1 से C4 थे वो गैसियस थे, बट C5 to C17 ये लिक्विड है, और C18 onwards they are waxy solids। Density, they are lighter than water and their density increases with increase of molar mass। So density is directly proportional to molecular weight, which is written here। Solubility, for solubility we have a thumb rule which is called like dissolve like। आप इसे नोट कर लें, कहीं भी solubility के लिए thumb rule means it is applicable to all places। thumb rule, okay। so solubility के लिए हमारे पास एक solubility के लिए हमारे पास एक thumb rule है और वो thumb rule है like dissolve like। अब ये like dissolve like का मतलब क्या है कि if we take solute and solvent जो मिक्स होकर सॉल्यूशन हमें बनाना है, तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में तभी डिसॉल्व होंगे अगर सॉल्यूट हमारा पोलर है, तो हमारे पास सॉल्वेंट भी पोलर होना चाहिए, तो ये डिसॉल्व होगा। और अगर सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होना चाहिए। सो पोलर सॉल्यूट विल डिसॉल्व इन polar solvent and non-polar solute will dissolve in non-polar solvents। तो पहले ही हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एल्केन ग्रुप हैं दे आर बेसिकली नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट में CCl4 हमारे पास एक एग्जांपल है। अब CCl4 क्यों नॉन पोलर होता है? क्योंकि ये सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल पे ClCl होता है, जिस वजह से ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जो इसकी पोलैरिटी है वो कैंसल आउट हो जाती है और यहाँ पर हमें म्यू 0 मिलता है, जो डाइपोल मोमेंट है वो ऑल 0 मिलता है। तो these are insoluble in polar solvents। alkanes are insoluble in polar solvents because alkanes are non-polar solutes but soluble in non-polar solvents like CCl4। तो ये स्टेटमेंट अभी काफी क्लियर होगा। अभी यहाँ पर एक और रिलेशन दिया हुआ है जिसके लिए हम इसे इरेज कर लें। तो ये रिलेशन है solubility is inversely proportional to molecular weight। इसे आप नोट डाउन कर लें। For example, methane is more soluble than ethane and ethane is more soluble than propane and propane is more soluble than butane। Now the boiling point। For boiling point, we have also a very common rule, which is by increasing the molecular weight, the boiling point of molecule will increase, but by increase the branching, it is decreases। तो अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम मॉलिक्यूलर वेट पे हम ब्रांचिंग करें तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, और जो नॉर्मल यानी कि स्ट्रेट चेन है उसका सिंगल ब्रांच से और डबल ब्रांच से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो इसका एक स्टेटमेंट है यहाँ पर, इसे भी हम पढ़ लें।
the value of boiling point of alkanes increases with increases in molecular mass, जैसा कि मैंने बताया, and for each successive member molecular formula differ by CH2, the BP differ by the boiling point differ by 20 to 30 degrees centigrade. When molecular formula is same, boiling point decreases with branching due to decrease in surface area. Intermolecular forces also decreases. So ये example, ये definition अभी हमें clear है और इस example से अभी हम देख सकते हैं. So branching होने पर अगर same number of carbon है तो branching होने पर वो decrease हो जाता है. Isobutane में 4 carbon है, normal butane में भी 4 carbon है, लेकिन isobutane का normal butane से कम है boiling point. तो इस तरीके से देखें, एक सीरीज हमारे पास है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, न्यू पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड देन नॉर्मल पेंटेन. तो बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है जिसे समझना काफी आसान है. यहाँ पर y एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट रखा गया है और यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रखा गया है. अगर ये नॉर्मल एल्केन्स है तो ये सिंपली इंक्रीज होता जा रहा है, जो यहाँ पर इस लाइन में दिखाया गया है, इस लाइन के साथ. और अगर ये ब्रांचिंग होता है तो फिर यहाँ पर ये डिक्रीज होगा, जो कि ये नीचे वाले लाइन में दिखाया गया है, इस लाइन के साथ. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का पैटर्न जो है वो किस तरीके से वेरी करता है. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट से काफी डिफरेंट ग्राफ और काफी डिफरेंट पैटर्न हमें देखने को मिलता है. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्केन also increases with the increase of molecular mass. However, the melting point of alkane do not show regular variation with increase in molar size. In example, melting point of even number of carbon atom alkane is greater than that of odd number of carbon alkane, and it is due to the fact that in the case of alkanes of even number of carbon atom there is more symmetrical arrangement. This is called as alteration effect or the oscillation effect. The compound with even number of carbon atom is being more symmetrical, fits well into the crystal lattice, and more energy is required to break them, hence they will have the more melting point. Branching of an alkane chain increases the melting point because increased branching leads to a more compact molecule than that pack of more closely into a solid lattice. तो यहाँ पर दो बात हमारे सामने आता है. वो बात ये है कि अगर स्ट्रेट चेन है तो जो नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ के लिए इवन नंबर के लिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी और ऑड नंबर पे वो डिक्रीज होगा. फर्दर अगर ब्रांचिंग हम इंक्रीज करते हैं तो भी मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा वो इंक्रीज होगा. तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिल्कुल अलग आ रहा है. हमारे पास दो इसमें पॉइंट्स आए हैं. एक की ऑड नंबर वाले के बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट्स कम होंगे इवन नंबर वाले से, और यहाँ पर ब्रांचिंग से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिया गया है. लेकिन इसमें ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये नॉर्मल पेंटेन है. तो नॉर्मल ब्यूटेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि ये इवन नंबर से बना है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि ये ऑड नंबर से बना है. ओके, लेट्स सी द ग्राफ. तो जो भी ऑड नंबर वाले हैं वो हमारे पास नीचे लाइन में दिखाए गए हैं और जो इवन नंबर्स वाले हैं वो ऊपर लाइन में. सो अगर हम बात करें तो कार्बन नंबर की C1 से अगर ये वाला है
तो C1 और C2 का लगभग सेम आ रहा है। C3 पे आप देखें तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है, C2 से डिक्रीज हो गया है। फिर C4 में अगर जा रहे हैं तो ये इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर 4 कार्बन नंबर है, तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है। फिर अगर C5 में जा रहे हैं तो वो उस तरीके से इंक्रीज नहीं होके यहाँ C5 में आता है, C6 में यहाँ पर आता है, C7 में यहाँ। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो एक नॉर्मल पैटर्न था हमारा बॉइलिंग पॉइंट का, वो उस तरीके से ना होकर ऑड और इवन का एक डिफरेंट पैटर्न है जो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रिएक्शंस, हाउ एल्केन रिएक्ट्स। मैंने पहले बताया कि एल्केन्स जो होते हैं वो काफी न्यूट्रल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, फिर भी कुछ कंडीशंस में, सर्कमस्टांसेस में इनके रिएक्शंस पॉसिबल हैं। Alkanes are inert towards acid, bases, oxidizing agents, etc. due to non-polar nature, non-ability to donate or accept electron, and because of stable CC and CH bonds. So the very common reaction of alkane is halogenation. अब इसे देखेंगे। तो halogenation, it occurs in UV dark and at high temperature ranges of around 1250 to 4000 degrees centigrade, and the presence of O2, the reaction is suppressed here. O2 के presence में ये reaction suppress होता है. O2 is inhibitor here. It is inhibited by dibenzoyl peroxide also. It is initiated by dibenzoyl peroxide, means peroxide डालकर आप इस reaction को start कर सकते हैं. और यहाँ पर जो reactivity of halogens है वो chlorine is more reactive than fluorine is more reactive than chlorine is more reactive than bromine and then iodine. तो यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास जो रिएक्शन हो रहा है वो है फ्री रेडिकल halogenation. So the replacement of hydrogen atom is easy if radical formed is stable. तो free radical stability हम लोगों ने पहले देखा है कि 3 degree is more stable than 2 degree, is more stable than 1 degree, then methyl radicals. तो ये हम लोगों ने पहले GOC में देखा है। वही यहाँ पर आपका सीरीज है, 3 degree is more stable than benzyl then allyl. ये बेंजाइल और एलाइल आप जानते हैं क्या होता है। बेंजाइल इस तरीके से है, ये फ्री रेडिकल है, और एलाइल जो है वो ये फ्री रेडिकल है, तो उसे भी इस सीरीज में डाला गया है यहाँ पर। अब एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें CH4 को Cl के साथ रिएक्शन कराया गया है यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो ये एक तरीके से अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है जिसमें कि Cl एक एक करके इसके चारों हाइड्रोजन्स को हटाकर CCl4 प्रोडक्ट बनाता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जिसमें HgF2 लिया गया है Rx के साथ, तो यहाँ पे Rf बन रहा है, और यहाँ पर X जो है वो Br और I हो सकता है, इस X के बारे में इन्होंने बताया है। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि ड्यूरिंग आयोडोनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है इसका। तो ड्यूरिंग आयोडोनेशन ऑक्सीडेंट लाइक HNO3, HiO3 आर यूज्ड टू प्रिवेंट रिवर्स reaction as follows. RH plus I2 will give us Ri and Hi, and Hi is absorbed by HiO3. So if this Hi is absorbed मीन्स कि इसकी रिवर्स रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जा रही है, इसे हटा लिया जा रहा है इस रिएक्शन से। तो ली चिटेल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आयोडोनेशन ये किया जाता है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ हैलोजनेशन को देखें तो ये एक फ्री रेडिकल मेथड है। तो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन of alkane.
Halogenation of alkanes through free radical intermediates is termed as homolytic substitution reaction. Homolytic क्योंकि homolytic डिसोसिएशन से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इसीलिए इसे होमोलाइटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा गया है. एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस रिक्वायर लाइट और हीट फॉर इनिशिएशन. अ जनरल स्कीम इज शोन हियर. सो यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है कि एल्केन को हैलोजन के साथ डालकर हीट और लाइट से इस तरीके से हैलोजनेशन हम लोग करा सकते हैं. द mechanism involve a chain reaction that consists of the following major steps. The first step is जो हमारे पास क्लोरीन या जो भी एल्काइल जो भी हैलोजन ग्रुप है, ये एक रेडिकल से रिएक्शन करके, जो रेडिकल हम लोगों ने शुरू में दिखाया था, उस रेडिकल से रिएक्शन करके या हीट और लाइट से रिएक्शन करके, जो यहाँ लिखा गया है, इस तरीके से ये ब्रेक होकर ये हैलोजन का रेडिकल्स प्रोवाइड करते हैं. ये हैलोजन का रेडिकल यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. फिर ये हैलोजन का रेडिकल जो है वो एल्केन ग्रुप पर अटैक करता है और यहाँ पर आर फ्री रेडिकल जनरेट होता है और HX के साथ बॉन्डिंग हो जाती है. अब ये आर फ्री रेडिकल जो है ये फर्दर X2 के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर HX और X फ्री रेडिकल फिर से जनरेट हो जाता है. तो अगर बात करें इसमें तो इस तरीके से होता है. फर्स्ट स्टेप इज चैन इनिशिएशन स्टेप. इसे आप अच्छे से समझें और इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करूंगा, तो उसे ध्यान से सुनना है. तो फर्स्ट जो इसकी मैकेनिज्म होती है, तो फर्स्ट है चैन इनिशिएशन स्टेप. चैन इनिशिएशन स्टेप, स्टेप्स भी कह सकते हैं क्योंकि मोर देन वन स्टेप होते हैं इसमें. तो यहाँ पर जो हैलोजन है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग ClCl और ये एक रेडिकल हम लोगों ने डाला है, फ्री रेडिकल, जो परऑक्सी एसिड का हम लोगों ने पहले चर्चा किया था. वो परऑक्सी एसिड से रेडिकल जनरेट होता है, तो परऑक्साइड लिंकेज के वजह से. और यहाँ पर ये या यूवी लाइट या फिर हीट डालकर हम लोगों ने इसे Cl, अगर यहाँ पर रेडिकल है तो एक Cl के साथ ये रहेगा और एक Cl जो है इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा. रेडिकल जो है हमारा Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा. इसे समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है. जब ये ब्रेक होता है तो आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होता है और चूंकि ये दोनों सेम है इसीलिए इसे हम होमोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं. तो यहाँ पर हमारा Cl बना. ये चैन इनिशिएशन स्टेप है. अब हमारे पास जो RH यानी एल्केन ग्रुप है, इस पर ये Cl अटैक करता है और यहाँ पर R फ्री रेडिकल जनरेट करता है और HCl जो है वो इस तरीके से बॉन्ड बन जाता है. अब ये R फ्री रेडिकल जो ग्रुप है, ये हमारे फर्दर ClCl पे अटैक करता है, ClCl ग्रुप पे अटैक करता है और इस तरीके से यहाँ पर R के साथ एक Cl बन जाता है और दूसरा Cl जो अपना फ्री रेडिकल लेकर अलग हो जाता है. तो इसे कहते हैं, फर्स्ट वाले को कहते हैं चैन इनिशिएशन स्टेप. दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं चैन प्रोपोगेशन स्टेप. और इस तरीके से अल्काइल हैलाइड बनते रहता है. तो ये जो कंटिन्यूस रिएक्शन है, ये इसका रिएक्शन 1, रिएक्शन 2, ये कंटिन्यूस 1 2 1 2 1 2 होता रहता है और हमारे पास ये ग्रुप बनता रहता है. और लास्ट जो है वो है चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, जिसमें रिएक्शन खत्म होता है. तो चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, इसमें जितने भी अवेलेबल फ्री रेडिकल्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं. जैसे Cl फ्री रेडिकल Cl से ही रिएक्शन करके Cl2 दे देता है, या H रेडिकल H के साथ ही रिएक्शन, R रेडिकल R के साथ ही रिएक्शन करके R R कपलिंग हो जाता है. तो इस तरीके से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है.
इस स्टेज पर ये मोनोक्लोरिनेटेड से बाइक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम मीथेन से लें, तो अगर मीथेन के साथ CH3Cl बनता है फर्स्ट स्टेप में, जो यहाँ बना है, तो सेकेंड स्टेप में यहाँ पर फिर से फ्री रेडिकल रिएक्शन होकर यहाँ पर CH2Cl2 बन सकता है। फर्दर ये फ्री रेडिकल होकर CHCl3 बन सकता है और फर्दर ये रिएक्शन होकर CCl4 बन सकता है। चारों हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएंगे। तो अभी मेरा कुछ क्वेश्चन आपके पास आने वाला है, आप ध्यान से सुने। CCl4 बन जाता है। तो क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि अगर हम चाहें कि हमें सिर्फ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट ही मिले, क्योंकि CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, आपको पता है क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म के बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ये काफी रिएक्टिव गैस होता है, जिससे कि हम लोग जनरली बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये क्लोरोफॉर्म ना बने लेबोरेटरी में तो और हमारे पास सिर्फ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट हो, तो हम क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू टू स्टॉप रिएक्शन एट फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोक्लोरिनेशन। फर्दर क्लोरिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आप सोचिए। ओके, लेट मी आंसर। द आंसर इज कि आप जो एल्केन लिया है आप लोगों ने, ये एल्केन, ये आप बहुत सारा ले लीजिए, एक्सेस में ले लीजिए। या जो क्लोरीन हम लोगों ने लिया है यहाँ पर, ये बहुत कम लीजिए, लिस्ट अमाउंट में लीजिए, जिससे कि ये फ्री रेडिकल जो जनरेट हो वो लेस अमाउंट में ही जनरेट हो, तो ये हमारा बने। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच, जिससे हम कंसंट्रेशन को चेंज करके ली चैटल्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप ध्यान करेंगे उसे। एक और मेथड है जिसमें मैंने कहा कि O2 जो है वो इनहिबिटर्स होता है इस रिएक्शन के लिए, और O2 पेरोक्साइड के प्रेजेंस में O फ्री रेडिकल बना देता है, और ये O फ्री रेडिकल जो होता है वो काफी एक्टिव होता है, और ये जो रिएक्शन यहाँ पर Cl बना, उसके बाद जो ये Cl फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तो इस स्टेज के बाद रिएक्शन टर्मिनेट हो जाता है और हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे स्लाइड्स को कंटिन्यू करूं। ओके, तो यहाँ पर ये हम लोगों ने देख लिया ये सारे स्टेप्स को। टर्मिनेटिंग स्टेप इन्होंने बताया है। अब ये इनहिबिटर्स की बात इन्होंने भी की है कि अगर यहाँ पे O2 डाल दिया जाए तो ये R फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके इसे कंज्यूम कर लेगा, तो R फ्री रेडिकल अवेलेबल होगा नहीं, तो रिएक्शन फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करेगा, इनहिबिट कर देगा रिएक्शन को, रोक देगा रिएक्शन को। अब कुछ एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं, और एग्जांपल्स में यहाँ पर प्रोपेन को दिखाया गया है, और प्रोपेन में दिखाया गया है कि 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन बनाया गया है, जिसमें 1 क्लोरोप्रोपेन का परसेंटेज 2 क्लोरोप्रोपेन से कम है, और ये इसलिए कम है क्योंकि इस कंडीशन में सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है और इस कंडीशन में प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है। एक हाइड्रोजन यहाँ का जो है वो इस प्लेस का हाइड्रोजन अगर निकले तो यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है, और इस प्लेस का हाइड्रोजन निकले तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनता है। इसकी वजह से ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बनता है। और हम जानते हैं कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल, तो उसका प्रोडक्ट भी सेकेंडरी वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। Next example is this. So in this example we have three, 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 9 primary hydrogens and 1 tertiary hydrogen. तो इस तरीके से यहाँ पर देखें तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट ये होगा और टर्सरी प्रोडक्ट ये होगा। अब यहाँ देखें कि प्राइमरी प्रोडक्ट पे ही ज्यादा परसेंटेज है और टर्सरी प्रोडक्ट पे कम परसेंटेज है। तो प्राइमरी प्रोडक्ट पे ज्यादा और टर्सरी पे कम, ये तो हमारे स्टेबिलिटी ऑर्डर के अगेंस्ट है। लेकिन चूंकि यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 9 है, 9 1 डिग्री हाइड्रोजन है,
और सिर्फ 1 नंबर का जो है हमारे पास 3 डिग्री हाइड्रोजन है, इसके वजह से ये रेट ज्यादा होता है और इसमें ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। फिर यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल सिमिलरली, तो ब्रोमीन में जो टर्सरी प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 99% बनता है और प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बनता है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर तो प्राइमरी हाइड्रोजन सेम कंपाउंड है, यहाँ पे 9 प्राइमरी हाइड्रोजन हैं और टर्सरी हाइड्रोजन सिर्फ 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ब्रोमीन जो है वो टर्सरी पर ही आता है, प्राइमरी पर नहीं जाता है। और क्लोरीन के केस में जो ये था, ये यहाँ पर प्राइमरी पर ज्यादा गया है और टर्सरी पे कम गया है। तो इस दोनों को कंपेयर करने के लिए हम बता सकते हैं कि पहले हम लोगों ने देखा है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इस तरीके से है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में। तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, and bromine is less reactive. So इसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, इस वजह से इसकी सिलेक्टिविटी कम हो जाती है। फास्ट रेट होने के वजह से ये लेस सिलेक्टिव हो जाता है रिएक्शन और ये मोर सिलेक्टिव होता है। इस कारण से क्लोरीन पे आप देखेंगे, इसका एक आगे एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में थोड़ा थोड़ा का फर्क करता है, लेकिन ब्रोमीन बहुत ज्यादा का फर्क करता है। इस वजह से ये क्लोरीन और ब्रोमीन के रिएक्शंस में परसेंटेज अलग अलग आते हैं। अब आगे अगर देखें तो सेम रिएक्शन को क्लोरीन से दिखाया गया है और क्लोरीन के केस में जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वही ज्यादा है हमारा और सेकंड जो टर्सरी प्रोडक्ट है वो कम है। तो इसे कैसे समझा जाए, या अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये एग्जांपल देख लें, यहाँ पर भी एग्जांपल ब्रोमीन की ली गई है और यहाँ पर टर्सरी पोजीशन पे ब्रोमीन को दिया गया है और प्रोडक्ट आपको मेजर प्रोडक्ट ये यहाँ पर बनाया गया है। तो अभी आ गया हमारा ये टॉपिक, हाउ टू डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट हेलोजनेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये आप ध्यान से देखें और इसे अच्छे से समझें। So this can be answered on the basis of the reactivity and selectivity principle and the relative rate factors. The reactivity of halogens towards the free radical substitution of alkane is fluorine, जो मैंने अभी आपको बताया, और रिएक्टिविटी के अपोजिट सेलेक्टिविटी होता है। So more is the reactivity means less is the selectivity. तो ये टेबल देखें और इससे सारा का सारा डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा, सारा का सारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा इस टेबल से हमारा। तो फॉर क्लोरीन 3 डिग्री पोजीशन पे इसका जो परसेंटेज है, इसका जो रेशियो है, अगर 1 डिग्री पे ये 1 टाइम रेट है तो 2 डिग्री पे 3.8 टाइम और 3 डिग्री पे 5 टाइम्स होता है। जबकि देखें तो इस तरीके से देखें कि इसकी रिएक्टिविटी क्लोरीन की ज्यादा होती है तो सिलेक्टिविटी ऑर्डर देखें 1:3.8:5 है, लेकिन ब्रोमीन में अगर सेम देखें तो ये 1:82:1600 है। इसका मतलब है कि अगर प्राइमरी हाइड्रोजन को हटाना है और सेकेंडरी हाइड्रोजन को हटाना है, टर्सरी हाइड्रोजन को हटाना है, तो इस दोनों के रेट का डिफरेंस जो है 1600 टाइम्स है, जबकि क्लोरीन में ये सिर्फ 5 टाइम्स है। तो ब्रोमीन इज मोर सेलेक्टिव टुवर्ड्स कि कौन सा हाइड्रोजन हटाना है हमें, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला या टर्सरी वाला। तो यहाँ पर दिया गया है एक क्लोरीन का एग्जाम्पल हमारे साथ। तो इस कंप्लीट रिएक्शन को अब हमें इस तरीके से समझना है कि इस एग्जाम्पल में कितना परसेंटेज प्राइमरी होगा और कितना सेकेंडरी होगा, ये हमें बताना है। ये एक हमारे लिए क्वेश्चन है जिसमें कि ये 1 2 3 4 नॉर्मल ब्यूटेन का क्लोरीन का फ्री रेडिकल
क्लोरीनेशन करा रहे हैं क्लोरीन से, तो जो 1 क्लोरोब्यूटेन है और 2 क्लोरोब्यूटेन है, इसका एग्जैक्ट परसेंटेज कितना होगा। तो बेसिकली ये सारे परसेंटेज तो लेबोरेटरी में निकाले जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकली भी टूल डेवलप किया गया है जिससे हम इसके परसेंटेज को बिल्कुल उसके अप्रोक्सीमेशन में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन जो हैं वो 2 हैं, ये 3CH3 यहाँ वाला और ये 3CH3, तो 2 साइड में है और 3 है, तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। जबकि नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है यहाँ पर वो है, आप देखें इस तरीके से, तो नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है वो 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 4 है। अब रिलेटिव रिएक्टिविटी जो होती है, ये होती है 1 क्लोरो यानी प्राइमरी की और सेकेंडरी की, इसमें नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन और रिलेटिव रेट जो है वो दोनों मल्टीप्लाइड होता है। तो नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है और प्राइमरी हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी रेट जो है क्लोरीन के केस में 1 है, जो यहाँ लिखा गया है, तो ये 6 आया। अब नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर 4 है, तो 4 इंटू रिलेटिव रेट जो है इसका 3.8 है क्लोरीन का, तो यहाँ पर 3.8 लिखा गया है, तो इससे ये हमें 15.2 मिला। तो इसका एक टोटल निकालते हैं दोनों को जोड़कर। इस तरीके से जितने भी हों प्राइमरी सेकेंडरी और जो भी हों टर्सरी हों या डिफरेंट सेकेंडरी प्लेसेस पे हों, डिफरेंट प्राइमरी प्लेसेस पे हैं, तो सबका हम अलग अलग निकाल कर टोटल निकाल सकते हैं। और जो परसेंटेज यील्ड होता है वो इंडिविजुअल का, वो रिलेटिव रेट ऑफ इंडिविजुअल जो यहाँ पर हमें निकला है, इनटू टोटल रिलेटिव जो ये निकला है, इनटू 100। तो अभी हम प्राइमरी और सेकेंडरी का रिलेटिव यील्ड निकालें, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ परसेंटेज यील्ड ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन है वो 6 इसका इंडिविजुअल था, जो यहाँ पर है 6 निकला है, डिवाइडेड बाय 21.2 into 100। So 6 divided by 21.2 into 100 which will come 28.3%। और जो 2 क्लोरो का प्रोडक्ट है उसमें अगर हम देखें तो 2 क्लोरो में ये 15.2 डिवाइडेड बाय 21.2 into 100, तो इस तरीके से ये 71.7% आता है। इसी क्वेश्चन को ब्रोमीन के लिए आप सोल्व करें, और ब्रोमीन में ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो रिलेटिव रेट है वो 1 और 82 आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी वाले ग्रुप हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ प्राइमरी और डिफरेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है। मे बी अ टर्सरी हाइड्रोजन इज आल्सो देयर, यस, एक टर्सरी हाइड्रोजन भी यहाँ पर है। तो ये रेड पेन से, अलग अलग डिफरेंट कलर के पेन से हमने डिफरेंट प्रोडक्ट को यहाँ पर शो किया है। तो जो प्राइमरी हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे वो 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 प्लस 3 9। सो यहाँ पर जो क्लोरीन आ रहे हैं वो 9 हाइड्रोजन के वजह से आ रहे हैं और उसकी रेट ऑफ रिएक्टिविटी 1 है, सो इट कम्स ऑल टुगेदर 9। इस पोजीशन पे जो इस कलर से यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है 2 हाइड्रोजन से, और इसकी सेकेंडरी की रेट ऑफ रिएक्टिविटी 2.8 है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, सो 2.8 से मल्टीप्लाइड हुआ, ये 7.6 आया। सिमिलरली ये वाला ग्रुप यहाँ पर भी 7.6, क्योंकि ये सेकेंडरी ही है, और यहाँ पर टर्सरी ग्रुप है, ये यहाँ पर टर्सरी, यस, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है, इसलिए यहाँ पे 1 और इसकी रिलेटिव रेट 5 है। यहाँ पर ये फिर से प्राइमरी है तो इसकी रिलेटिव रेट ये है। तो ये टोटल जो आ रहा है हमारा 9, 7.6, 7.6, 5.0 एंड 6.0, इसे अगर हम ऐड करें तो ये यहाँ पर हमारा 35.2% आता है। तो कैलकुलेशन के सुविधा के लिए यहाँ पर 35% लिया गया है। तो इसका जो परसेंटेज होगा, तो इसका रिलेटिव रेट डिवाइडेड बाय टोटल 35 into 100 which comes 26%। सिमिलरली इसका खुद का 7.6 into divided by total into 100 which is 22%। सिमिलरली this one and this one। तो इस तरीके से हम हर एक क्लोरीनेटेड पोजीशन पे, जहां हर एक पोजीशन पे क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट का एक्चुअल अमाउंट बता सकते हैं। इसी तरीके से ब्रोमिनेशन का भी आंसर किया जा सकता है। अब सेकेंड रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन।
तो नाइट्रेशन में हम देखें तो RH का HNO3 के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराना होगा, क्योंकि बेसिकली वी हैव हमने देखा है कि हमारा जो एल्केन ग्रुप है वो अनरिएक्टिव होता है, तो इसे वेरी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराना पड़ेगा हमें, और यहाँ पर नाइट्रो एल्केन हमें मिलेगा, जो कि एक जनरल कॉमन रिएक्शन नहीं है। इतना हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हम लोग नहीं कराते हैं। अब हेक्सेन का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि नाइट्रो हेक्सेन बना है, और यील्ड इज ओनली 10%, तो यील्ड इज आल्सो वेरी पुअर। तो इन जनरल ये सारे रिएक्शंस जो हैं वो कन्वर्जन में हम नहीं कराते हैं, कन्वर्जन में वैसे ही रिएक्शन कराते हैं जिसका यील्ड बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट एग्जांपल हेयर सील ट्यूब में फिर से नाइट्रेशन कराया गया है, एंड यील्ड इज ओनली 22%। This reaction is for hexane, haptene, etc. While in case of lower alkane, only vapor phase nitration takes place, which is possible when a gas mixture of hydrogen and nitric acid vapor is passed over a reactor tube at 1 atmospheric, which is very high pressure, and 693 Kelvin pressure temperature. So इसको यहाँ पर दिखाया गया है, इस तरीके से इसका प्रोडक्ट आपको मिलता है, नाइट्रेशन कराया गया है, तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन पे नाइट्रेशन आपको दिख रहा है। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन, और सल्फोनेशन में भी प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग की जरूरत पड़ रही है, जो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा जो एल्केन ग्रुप है वो लेस रिएक्टिव होता है। यहाँ पर ROH यूज किया गया है, which is not correct, it is RH actually. Okay, next example is here C6H14, और इसका सल्फोनेशन यहाँ पर कराया गया है, तो इसके लिए टेम्परेचर काफी हाई जरूरत होता है। इट इज गिवन बाय एल्केन्स हैविंग मिनिमम 6 कार्बन एटम्स, दैट इज हेक्सेन, हेप्टेन एक्सेट्रा। तो जो इसके सल्फोनेशन होते हैं वो मिनिमम 6 कार्बन से स्टार्ट होता है, while लोअर मेंबर रिएक्ट्स विथ SO3 टू फॉर्म सल्फोनिक एसिड्स, और लोअर मेंबर जो है वो SO3 से रिएक्शन करके इस तरीके से सल्फोनिक एसिड बनाते हैं। Next is chlorosulfonation. When alkanes are treated with sulfuryl chloride in presence of pyridine and light, sulfonyl chloride are obtained. SO2Cl2 के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर pyridine यूज किया गया है, आप ध्यान रखें, ये pyridine यूज किया गया है एंड लाइट यूज किया गया है, तो यहाँ पर pyridine है और लाइट है, उसमें हमें ये सल्फोनाइल क्लोराइड का प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इज कंबशन, आप इसे पूरी तरीके से कंबशन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका ये जनरल एग्जांपल है। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस के प्रॉब्लम्स में इस तरह के जो जनरल फॉर्मूला वाले ये रिएक्शन है, इसका जरूरत पड़ सकता है, और ये आप इजिली खुद भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ये बर्न किया गया तो यहाँ कार्बन ब्लैक बना, ये पार्शियली बर्न हुआ है, अभी ये फिर फर्दर बर्न होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे सकता है। कार्बन ब्लैक इज यूज्ड इन प्रिंटिंग इंक। फर्दर ये पार्शियली बर्न हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। अब कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, सो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में जो नेसेंट ऑक्सीजन हमारे हैं जो काफी रिएक्टिव होते हैं, वो उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है कॉपर ट्यूब में, और 100 ATM प्रेशर, ये काफी इमेंस प्रेशर होता है, एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन होता है, तो इस तरीके से आपको अल्कोहल मिलता है। तो जितने भी एल्केन के रिएक्शंस हैं एक्सेप्ट फ्री रेडिकल हैलोजनेशन, सारे रिएक्शंस के जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, वो काफी टफ होंगे। इस वजह से इन सारे रिएक्शंस को हम कन्वर्जन में यूज नहीं करते हैं, और ये शो करता है कि हमारा एल्केन कितना अनरिएक्टिव है। ये एक एग्जांपल लिया गया है, आप
काफी इजी है, आप देखें। सो केमिकल ऑक्सीडेशन, फर्स्ट हमने देखा था कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन का, अब केमिकल ऑक्सीडेशन की बात करें तो केमनोफोर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये टर्सरी कार्बन हो और यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो इस तरीके से इसे अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये 3 डिग्री कार्बन होना जरूरी है। फिर प्रोलाइसिस और क्रैकिंग। So uh, here the higher alkane splits into lower alkene hydrogen when heated strongly at high temperature in absence of air. During pyrolysis, CC bond breaks rather than CH bonds, as the bond energy of CH is higher than CC bond. जब मैंने bond energy की बात की थी तो मैंने डिस्कस किया था कि CC बॉन्ड एनर्जी जो है वो CH बॉन्ड एनर्जी से लोअर है। तो प्रोलाइसिस या क्रैकिंग में पहले CH बॉन्ड जो है वो नहीं टूटता है, पहले CC बॉन्ड टूटता है। Here the product formation depend upon the structure of alkane, extent of temperature and the pressure and presence or absence of catalyst like silica or Al2O3 etc. So here is the example of pyrolysis. Just go through these examples. Now the isomerization. Here, higher alkanes are heated with aluminum chloride at high temperature to convert them into their isomers. It is helpful in petroleum industry to increase the octane number of gasoline. It occurs by formation of carbocation involving -H or -R sort सॉफ्ट फॉर स्टेबिलिटी। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, नॉर्मल चेन आइसोमर को इन्होंने आइसोमर में कन्वर्ट किया है बाय दिस आइसोमराइजेशन मेथड। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं, तो इस एग्जांपल्स को आप जस्ट गो थ्रू दीज एग्जांपल्स। नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन मीन्स एक एलिफेटिक एल्केन से एक एरोमेटिक एल्केन बनाना, और ये भी काफी हायर टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जा रहा है, और यहाँ पे Cr2O3 और Al2O3 is used as catalyst. So this is the example. Normal hexane is converted into benzene and the reaction condition is mentioned here already. और नॉर्मल हेप्टेन से हमारा जो है ये टॉलिन बनाया गया है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हमें दिखाया गया है। तो नॉर्मल हेप्टेन में आप देखें 6 और 2 8, यानी ये नॉर्मल ऑक्टेन है, नॉर्मल ऑक्टेन है। तो नॉर्मल ऑक्टेन से ये ऑर्थो पे, मेटा पे और पारा पे, तो जाइलिन और इथाइल बेंजीन, ये 4 प्रोडक्ट हमें मिला है, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन, पाराजाइलिन और इथाइल बेंजीन। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसमें एरोमेटाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ से ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, और 2, 3, 4 और 6 पोजीशन पे हमारा CH3 ग्रुप अटैच्ड है। 1 इसे लिया है, तो 1 2 3 4 5 6 से ये एरोमेटाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे 135 पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। नंबरिंग करने से ये काफी इजी हो जाता है। तो ये एक, करेक्ट। तो जब ये रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, करेक्ट। तो 1, 3 और 5 पोजीशन पे ये हमारा ट्राइमिथाइल ट्राइमिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्पेसिफिक रिएक्शन। ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो काफी स्पेसिफिक कंडीशन में कराए जाते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम देखें कि ये प्राइमरी, इससे 2-3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो और
सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी नेचर का है और इसे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो इसका 2 ये OH ग्रुप आता है और फिर ये 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पे अनस्टेबलाइज होता है, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 ग्रुप एक कार्बन पे अटैच नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ से वाटर इवॉल्व करके हमें एक एल्डिहाइड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिक रिएक्शन लिए लिखे गए हैं, इन सभी के थ्रू आप बस इसे देखें और एक बार इसे ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपने ये क्लास एंजॉय किया। अगर आपको ये क्लास पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप इसे उन ज़रूरतमंद बच्चों को भी दे सकते हैं जो अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे हैं किसी कारण से, तो आप उन्हें भी ये फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।